ये तो हर कोई जानता है कि बुढ़ापा एक ना एक दिन ज़रूर आना है, लेकिन अगर आप बुढ़ापे की तैयारी अभी से ही नहीं करते हैं तो आपको बुढ़ापे में पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपना रिटायरमेंट सिक्योर ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे तो मार्केट में कई ऐसे रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान हैं, जैसे कि पीएम वाया वंदना योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना और भी बहुत सारी योजना और स्कीम अवेलेबल हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देने वाला रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। आप चाहें तो नेशनल पेंशन सिस्टम में हर महीने बस 1000 रुपये जमा करके 60 साल के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। यानी कि जब आपका 60 साल हो जाएगा तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप करोड़पति बन चुके होंगे और आपको हर महीने एक अच्छी पेंशन आने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। हर महीने आपको 20 से 30 हज़ार या उससे ज़्यादा भी पेंशन आने लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि एनपीएस क्या है, एनपीएस में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, एनपीएस में आप अपना रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनपीएस का अकाउंट कैसे आप ऑनलाइन ओपन करेंगे, कैसे आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आप अपने एनपीएस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। एनपीएस का अकाउंट ओपन करने से पहले आपको एनपीएस के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है टीयर 1 अकाउंट और एक होता है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट एनपीएस में ओपन करना ज़रूरी होता है, तभी आप टीयर 2 अकाउंट कभी भी ओपन कर सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट बिल्कुल सेविंग बैंक अकाउंट के जैसा होता है, इसमें आप जब चाहें पैसा जमा कर सकते हैं, जब चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन टीयर 2 अकाउंट में आपको कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि टीयर 1 अकाउंट में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इसका एज है। आपका एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होना चाहिए। जितना कम एज में आप एनपीएस का अकाउंट ओपन करते हैं, इसे ऑपरेट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। एनपीएस अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तब भी आप एनपीएस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनपीएस में आपको टोटल 60 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होता है। 60 साल के अंदर जो भी आपका टोटल कॉर्पस जमा होकर आता है उसका आप चाहें तो 60% लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं और बाकी का जो 40% अमाउंट होगा वो पेंशन फंड में डाला जाएगा, जिससे आपको पूरे लाइफ तक आपको पेंशन मिलता रहेगा। कुछ स्पेशल कंडीशन में आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉवल भी कर सकते हैं, आप 60 साल से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। इनकेस अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो जो 40% आपने पेंशन फंड के लिए डाला था वो स्पाउस को या नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आप एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या खुद का रोजगार करते हैं तो कैसे आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कैसे आप यहाँ पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80C के तहत एनपीएस में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि 1.5 लाख के ऊपर आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80CC(d)(1)(b) के तहत 50,000 रुपया आप एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर आप टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो टैक्स बेनिफिट सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा भी आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अंडर सेक्शन 80C प्लस अंडर सेक्शन 80CC(d)(1)(b) के तहत जो सेल्फ एम्प्लॉयड को 2 लाख रुपया एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स बेनिफिट मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80CC(d)(2) के तहत अपनी सैलरी का 14% या 10% एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके आप चाहें तो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही, इसके अलावा जो आपका बेसिक पे है या आपका डीए है उसका
14% या 10% आप चाहें तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके उसका भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि एनपीएस के रिटर्न्स और मैच्योरिटी पर आपको कितना टैक्स देना होगा। मैं आपको बता दूं कि एनपीएस में जो आपको रिटर्न्स और मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन जो आप यहाँ पर पेंशन फंड के लिए पैसा जमा करते हैं वो बिल्कुल टैक्सेबल होता है। जब भी आपको हर महीने पेंशन रिटायर होने के बाद मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उसे आपको अपने इनकम टैक्स के अदर सोर्सेस में शो करना होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप कम से कम महीने का 500 रुपया यानी कि साल का 6000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपर लिमिट कोई भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको एनपीएस के कैलकुलेटर से प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टोटल कितना आपको मैच्योरिटी मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा और 60 साल हो जाने के बाद आपको कितना यहाँ पर मंथली पेंशन मिलना शुरू होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिलेगा, उसे आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिटायरमेंट के सेक्शन में नेशनल पेंशन सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक कैलकुलेटर ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एज देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम में जितना पहले आप आते हैं उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपका एज 18 से 70 साल के बीच होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर 18 साल कर देते हैं। यहाँ पर करंट एनपीएस बैलेंस में आपको कुछ नहीं देना है। अगर आपका पहले से एनपीएस अकाउंट ओपन है तो यहाँ पर करंट एनपीएस बैलेंस दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद योर कंट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पर उस अमाउंट को टाइप करना है जितना अमाउंट हर महीने आप अपनी एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, थ्राइसली, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मंथली ही सिलेक्ट रहने देते हैं। हम यहाँ पर हर महीने 1000 रुपये जमा करेंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसे इसी तरह से खाली रहने देते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे 0 ही रहने देते हैं। नीचे आएंगे, आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर इंक्रीज भी डाल सकते हैं। अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन हर साल बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे भी सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो रुपीज़ में या परसेंटेज में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे भी रहने देते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एनपीएस में आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 से 13% मिलता ही है। तो चलिए हम यहाँ पर 13% टाइप कर देते हैं। उसके बाद नीचे आपसे ये पूछा जा रहा है यू वांट टू कंट्रीब्यूट टिल रिटायरमेंट एज ऑफ 60 ईयर। आप चाहें तो एनपीएस में मैक्सिमम 75 साल तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर, चूंकि ज़्यादातर लोग 60 साल के बाद ही रिटायर कर जाते हैं, तो हम यहाँ पर 60 साल ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे कैलकुलेट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 60 साल तक सिर्फ 5,04,000 रुपये ही जमा किया है, जबकि टोटल रिटर्न मुझे इस कंट्रीब्यूशन पर 1,61,49,894 रुपया मिला है। यानी कि 60 साल जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मुझे यहाँ पर रिटायरमेंट अमाउंट 1,66,53,894 रुपया मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर पेंशन को कैलकुलेट करेंगे कि 60 साल उम्र हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर हर महीने कितना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और कितना अमाउंट मैं यहाँ से विड्रॉ कर लूँगा। इसके लिए ऊपर आपको यहाँ पर पेंशन का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा जो 60 साल के बाद आपके एनपीएस अकाउंट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विड्रॉवल परसेंटेज बताना है। जब आपका 60 साल हो जाता है तो आप चाहें तो अपने टोटल कॉर्पस में से 60% मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस टोटल अमाउंट में से टोटल 60% निकाल लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट बताना है फॉर मंथली पेंशन। यहाँ पर जो आपको मंथली पेंशन मिलता है उस पर भी आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट रेट 7 से 8% के बीच हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे 7% कर देते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका 60% विड्रॉवल अमाउंट निकल जाता है और बाकी का जो 40% आपके एनपीएस अकाउंट में होगा वो पेंशन फंड में चला जाएगा, जिससे आपको हर महीने 60 साल उम्र हो जाने के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।
तो ये सारी डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि 60 साल उम्र हो जाने के बाद मैं अपनी एनपीएस अकाउंट में से 99,92,336 रुपये निकाल लूँगा और मुझे हर महीने 38,859 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने पेंशन फंड में जमा किया है 66,61,557 रुपया। ये जो आपका अमाउंट रहेगा वो पेंशन फंड में चला जाएगा। इन केस अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो जो अमाउंट आपने पेंशन फंड में डाला था, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिल रहा था, वो अमाउंट आपके नॉमिनी को या आपके स्पाउस को दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का ऑफिशियल पेज का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसे आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करना है। इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप में इंडिविजुअल ही सेलेक्ट रहने देना है। नीचे आएंगे, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही सेलेक्ट रहने देना है। नीचे आएंगे, रजिस्टर विथ में आपको आधार ऑनलाइन या ऑफलाइन ई-केवाईसी को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ पर पैन कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि यहाँ पर आप आधार ऑनलाइन या ऑफलाइन ई-केवाईसी को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप किस टाइप का अकाउंट खोलना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 एक ही साथ खोल सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ टीयर 1 ही खोल सकते हैं। अगर आप टीयर 1 अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो टीयर 2 आप अकाउंट कभी भी ओपन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। फिर आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके सामने कंसेंट का पेज आएगा। यहाँ पर आपको इसके कंसेंट को देना है। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर देकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी फर्स्ट टाइम में नहीं जाता है तो आप चाहें तो यहाँ पर रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी भेज सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन को 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। सबसे पहले नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है। सबसे पहले टाइटल पर क्लिक करेंगे। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आपको श्री सेलेक्ट करना है। अगर आप फीमेल के लिए एप्लीकेशन भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको SMT या कुमारी सेलेक्ट करना है। आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से निकाल लिया जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या एप्लीकेंट अनाथ है या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है कि एप्लीकेंट का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। शहर, गांव या मोहल्ले का नाम लिखेंगे। फिर कौन से कंट्री में हुआ है उस कंट्री के नाम को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको इंडिया ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि क्या वो शादीशुदा हैं या नहीं, तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आप पैन कार्ड पर फादर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं या मदर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आप फादर नेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फादर सेलेक्ट करना है। अगर आप पैन कार्ड पर मदर नेम चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड पर फादर नेम चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर देना है। फिर इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी देना है। ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फादर का टाइटल सेलेक्ट करना है। यहाँ से श्री सेलेक्ट करेंगे। फिर उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देंगे। इसी तरीके से नीचे आपको अपनी मदर का टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है। SMT या कुमारी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देंगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है। फिर अपने आधार कार्ड का आखिरी 4 अंक देना है। बाकी की नीचे की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका आधार कार्ड पहले से सिलेक्टेड होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को सॉल्व करना है, यानी कि 62 + 2 कितना होगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आप जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इसे आपको फ़ोटो खींचकर या स्क्रीनशॉट करके अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, या आप चाहें तो इसे यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट आउट करके PDF में सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से कंट्री के टैक्स पेयर हैं। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया के ही टैक्स पेयर हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
और नीचे यूएस पर्सन में आपको नो सेलेक्ट ही रहने देना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको इंडिया ही सेलेक्ट रहने देना है। एड्रेस ऑफ टैक्स रेसिडेंसी में यहाँ पर भी आपको इंडिया टाइप करना है। TIN नंबर इशूइंग कंट्री में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपको इंडिया ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है। वैलिडिटी में आपको कुछ नहीं देने की ज़रूरत है, बस यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम देना है, अपने सिटी के नाम को देंगे, फिर यहाँ पर आप अपना पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ये आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से निकाल लेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस कुछ नहीं देना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, बस आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि आप क्या करते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है या होम मेकर है, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो अदर पर क्लिक करके मैन्युअली अपने प्रोफेशन को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बिजनेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये यहाँ पर देना ऑप्शनल है। आप चाहें तो इन 3 डिटेल को यहाँ पर दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए हम इसे छोड़ देते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल बिल्कुल सही टाइप करना है। सबसे पहले अकाउंट टाइप में आएंगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर करेंट अकाउंट है तो यहाँ पर आपको करेंट अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को सही से टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड टाइप करके सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके बैंक का नाम, ब्रांच नेम और कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक ब्रांच का पिन कोड देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट या यूटी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, पूरे स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। यहाँ पर MICR कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तब आपको इसे चेक करना है, अगर लिंक नहीं है तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्कीम और नॉमिनेशन की डिटेल को देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्कीम प्रेफरेंसेस डिटेल में आना है। यहाँ पर आपको पेंशन फंड मैनेजर यानी कि PFM को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ये आपके पेंशन फंड मैनेजर पर ही डिपेंड करता है। तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 7 PFM यानी कि पेंशन फंड मैनेजर मिल जाएंगे। इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि PFM सेलेक्ट करने से पहले आप एक बार YouTube और Google पर रिसर्च ज़रूर कर ले कि आपको कहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उसी PFM को यहाँ पर सेलेक्ट करें। ध्यान रखें कि आप अपने PFM को यानी कि पेंशन फंड मैनेजर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है तो ये हमेशा के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसे हर साल एक बार ज़रूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी कोई भी सेलेक्ट कर लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, अगर आपके पास NPS का कंप्लीट नॉलेज है तो यहाँ पर आपको एक्टिव पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास NPS का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आप पहली बार अकाउंट खोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटो ही सेलेक्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। ऑटो सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको कंजर्वेटिव सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप पहली बार अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको इतना ही सेलेक्ट करना है। इससे अगर आप एग्रेसिव में सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अच्छा रिटर्न इससे ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो सेलेक्ट करके कंजर्वेटिव सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। मिडिल नेम या लास्ट नेम आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम यहाँ पर देना ज़रूरी है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये नॉमिनी माइनर है या मेजर है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर ये नॉमिनी मेजर है तो आपको यहाँ पर मेजर सेलेक्ट करना है, अगर वो माइनर है तो यहाँ पर आपको माइनर सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें, अगर नॉमिनी का उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो मेजर में आएंगे, 18 साल से कम है तो वो माइनर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेजर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देना है। इस पर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा।
इस कैलेंडर से आपको नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का एज ईयर में देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बताना है कि आप इस नॉमिनी से क्या रिलेशन रखते हैं। अगर ये आपका बेटा है तो यहाँ पर आपको सन लिखना है, अगर ये आपके वाइफ है तो यहाँ पर आप चाहें तो वाइफ या स्पाउस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज शेयर बताना है। आप चाहें तो अपने नॉमिनी को 100% शेयर भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 100%, अगर आप एक ही नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100% टाइप कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप चाहें तो 50-50 करके उनमें परसेंटेज शेयर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ही नॉमिनी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 100 टाइप कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर 100 टाइप कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पर माइनर की डिटेल देते हैं, अगर आप यहाँ पर नॉमिनी में माइनर की डिटेल को दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको उनके गार्जियन का भी नाम देना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है। अगर यहाँ पर नॉमिनी मेजर है तो यहाँ पर आपको गार्जियन का डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको छोड़ देना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस देना है, ठीक उसी एड्रेस को टाइप करें जैसा एड्रेस उसके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप पिन कोड देंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सिटी, स्टेट और कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। इतना कुछ देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आप इसके अलावा एक और नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल देना है, दूसरा नॉमिनी भी इसी तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, एक पैन कार्ड, दूसरा कैंसिल चेक। कैंसिल चेक बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको अपना चेक लेना है, उस पर 2 लाइन खींचकर उसके बीच में आपको कैंसिल लिख देना है, आपका चेक वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट का फाइल साइज 4 KB से ज़्यादा और 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को आपको रिसाइज पहले कर लेना है, तब उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में रख रखा है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको कैंसिल चेक को अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट को रखा है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ओपन पर क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का पेज आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो ऑलरेडी अपलोडेड होगा। आपका फ़ोटो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक निकाल लिया गया है, तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखें कि आपका सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर का फाइल साइज़ 4 KB से ज़्यादा और 5 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने सिग्नेचर को क्रॉप करके उसे रिसाइज करके अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव कर लेना है। डॉक्यूमेंट को या फोटो को कैसे रिसाइज करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए उसी तरह से आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर को अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में रख रखा है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ओपन पर क्लिक करेंगे, आपका वो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है, फिर आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको अपने सभी डिटेल को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है कि आपने यहाँ पर बिल्कुल सही डिटेल दिया है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने कोई भी डिटेल को गलत दे दिया है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप अपनी इन सभी डिटेल को दोबारा से इंटर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर बिल्कुल सही डिटेल दिया है तो आपको बस यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बार नेक्स्ट पर क्लिक करना है जब तक ये पेज खत्म ना हो जाए। अब पेमेंट डिटेल में आकर आपको रुक जाना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एनपीएस में टियर 1 अकाउंट को ओपन करने के लिए इनिशियली आपको 500 का मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना होगा, तभी आपका एनपीएस में टियर 1 अकाउंट खुल पाएगा। अगर आप यहाँ पर टियर 1 और टियर 2 दोनों अकाउंट एक ही साथ ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको टियर 2 के लिए कम से कम 1000 रुपया मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ टियर 1 अकाउंट ही ओपन किया है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ टियर 1 के लिए इनिशियल कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 500 का कंट्रीब्यूशन करना है। ये कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाता है।
आप चाहे तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 500 का कंट्रीब्यूशन करना ही है। तो यहाँ पर आपको 500 टाइप करके कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। आप चाहे तो ये पेमेंट बिल डेस्क या रेजर पे से पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पेमेंट को बिल डेस्क से ही पे करेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 2 इसके टर्म एंड कंडीशन मिलेंगे, इन दोनों को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेना है। ये आपके ईमेल पर हर साल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ईमेल पर ही पीडीएफ में भेज दिया करेगा। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे प्रान कार्ड ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आप घर पर फिजिकल प्रान कार्ड मंगाना चाहते हैं या आपको सिर्फ ईमेल पर ही ई प्रान कार्ड चाहिए। अगर आप अपने ईमेल पर ई प्रान कार्ड मंगाते हैं तो यहाँ पर आपको बस 18 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर पर फिजिकल प्रान कार्ड मंगाते हैं तो यहाँ पर आपको 40 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करके अपने घर पर फिजिकल प्रान कार्ड ही मंगा ले, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आपको ये यूज़फुल हो सके। ठीक है, इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको अपने डिटेल को एक बार कंफर्म करना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप चाहें तो ये पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या अदर डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पेमेंट को एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से पे करेंगे। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने कार्ड नंबर को एंटर करना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट देंगे, सीवी नंबर देंगे और यहाँ पर आप अपना कार्ड होल्डर का नाम लिखेंगे। फिर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। उसके बाद आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको वेट करना है, ये आपको वापस से पीछे रिडायरेक्ट कर रहा है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल का एक रिसिप्ट भी मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप चाहें तो इस रिसिप्ट को प्रिंट करके अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ओटीपी ऑथेंटिकेट और ई साइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। ऑथेंटिकेशन को पेपरलेस करने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सेलेक्ट करना है। फिर आपको इस कैप्चा कोड को नीचे एंटर करना है, यानी कि आपको इस कैप्चा कोड को सॉल्व करना है। 58 + 5 कितना होगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी वाला ओटीपी आपको ऊपर देना है और मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आपको नीचे देना है। नीचे आएंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि 22 + 16 कितना होगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका ओटीपी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक पर क्लिक करते ही आपके सिस्टम में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, इसे आप ओपन करेंगे। इस पीडीएफ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट डिटेल लिखा हुआ है जो अभी आपने यहाँ पर दिया है। आप चाहें तो इसे रेफरेंस के तौर पर अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, वैसे इसका ज़रूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन भरने के दौरान आपका एप्लीकेशन किसी कारण से बंद हो जाता है या क्लोज हो जाता है और आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है, तो अपने एप्लीकेशन को दोबारा से उसी जगह से रिज्यूम करने के लिए आपको यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज आएगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा से वही पेज आ जाएगा जहां से आपने एप्लीकेशन भरना शुरू किया था। यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को एंटर करना है जिसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही सेव करने के लिए बोला था। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट डेट में आपको आज का डेट देना है, इस पर आप क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको आज का डेट देना है। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम देना है जो आपने एप्लीकेशन भरने के दौरान दिया था। फिर यहाँ पर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ देना है, ईमेल एड्रेस देंगे। इस कैप्चा कोड को देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन उसी जगह से दोबारा से खुल जाएगा जहां से आपका एप्लीकेशन बंद हो गया था। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके रजिस्टर जीमेल पर एनपीएस की तरफ से 2 मेल आएंगे, जिसमें एक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और दूसरे में आपका ई पैन कार्ड का किट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का 2 मेल मेरे पास आ गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको 2 पीडीएफ नजर आएगा, इसे आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैन कार्ड आ गया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं।
वैसे आपके एड्रेस पर आपका फिजिकल पैन कार्ड भी आ जाएगा। अप्लाई करने के एक हफ्ते के अंदर अंदर बाय पोस्ट आपके घर पर NSDL की तरफ से इस तरह का एक लेटर आएगा जिसमें आपका पैन कार्ड होगा। तो चलिए मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको एक बुकलेट मिलता है, एक लेटर मिलता है और आपको एक पैन कार्ड मिलता है। इस बुकलेट में आपको NPS के बारे में कंप्लीट जानकारी हिंदी में और इंग्लिश में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कार्ड भी दिया गया है जिसमें NPS के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक लेटर पैड है जिसमें आपकी वो सारी डिटेल है जो आपने NPS अप्लाई करते समय इंटर किया था। और फाइनली ये है आपका पैन कार्ड। ये बिल्कुल पैन कार्ड के जैसा पैक है। इस पर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन नंबर लिखा है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर है और आपका आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर अटैच है। साथ ही यहाँ पर आपको PFRDA की तरफ से जो होलोग्राम होता है वो भी लगा हुआ है। इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एड्रेस लिखा हुआ है, कहाँ से ये आया है। बाय द वे, अगर आपका ये पैन कार्ड खो जाता है तो आप चाहें तो ऑनलाइन फिर से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 40 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये पैन कार्ड आने के बाद आप अपना आई पिन और टी पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। पैन नंबर मिलने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका पैन नंबर एक्टिवेट हो जाता है। और पैन नंबर एक्टिवेट होने के बाद आप चाहें तो अपने NPS अकाउंट में लॉगिन करके अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर आप पैसा जमा करना शुरू भी कर सकते हैं। NPS में फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको आई पिन क्रिएट करना होता है। आई पिन क्रिएट करने के लिए और अपने NPS अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेशनल पेंशन सिस्टम के इस पेज का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसे आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन के नीचे सेट और रिसेट योर आई पिन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जनरेट पासवर्ड का पेज आएगा। सबसे पहले रिसेट आई पिन वाया में आपको जनरेट OTP को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है। पैन नंबर SMS के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर भेजा गया होगा। उसी सेम पैन नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिसीव OTP वाया में आप चाहें तो OTP SMS या ईमेल पर मंगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर SMS पर मंगवाएंगे। तो यहाँ पर आपको SMS को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें कैपिटल, स्मॉल लेटर और कुछ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर स्ट्रांग पासवर्ड का सैंपल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पर एंटर करना है। उसी पासवर्ड को नीचे आप दोबारा से एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 58 + 2 कितना होगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। क्लिक करते ही ये आपको होम पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी देना है। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर ही होता है और पासवर्ड जो कि अभी आपने यहाँ पर आई पिन क्रिएट किया है वही आपका पासवर्ड है। तो उसे यहाँ पर देने के बाद इस कैप्चा कोड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 46 + 6 कितना होगा उसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अकाउंट में लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। ऊपर में आपको कुछ मेनू दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से सभी मेनू का ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में आप चाहें तो यहाँ पर ऑनलाइन ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ऑनलाइन ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपने स्कीम प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो पेंशन फंड मैनेजर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो Tier 2 अकाउंट से Tier 1 अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट समरी का ऑप्शन मिलता है। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को देख सकते हैं, होल्डिंग स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर अपना डेमोग्राफिक चेंजेस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। अगर आपके घर पर अभी तक फिजिकल पैन कार्ड नहीं पहुंचा है तो यहाँ पर आप चाहें तो फिर से फिजिकल पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर 30 से 40 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहें तो आई पिन और टी पिन या रीप्रिंट पैन रिक्वेस्ट का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपने पर्सनल डिटेल को अपडेट या चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर अपना कंप्लेंट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं और कंप्लेंट रिक्वेस्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहें तो अपने पर्सनल डिटेल को या अकाउंट डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बिल डिटेल को देख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी टीयर 2 अकाउंट की डिटेल को देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने ई प्राण कार्ड को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी इस एनपीएस अकाउंट से एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालना होगा और यहाँ से आप अपने रिक्वेस्ट स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड मैनेजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो अपने लॉगिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर सीक्रेट क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन का, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा आकर पैसा जमा करना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एनपीएस अकाउंट में पैसा कैसे डिपॉजिट करेंगे। तो ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में आएंगे, यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का टर्म एंड कंडीशन आएगा, नीचे आएंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सॉल्व करना है। 66 + 4 कितना होगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे 70 होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई प्राण पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो यहाँ पर आप रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी भेज सकते हैं। अब जितना अमाउंट आप अपनी एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। मिनिमम आप यहाँ पर चाहें तो महीने का 500 रुपये यानी कि साल का 6000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। उससे पहले यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप टीयर 1 अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं या टीयर 2 अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों अकाउंट ओपन होगा तो यहाँ पर टीयर 2 का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा सिर्फ टीयर 1 अकाउंट ही है, तो मैं यहाँ पर टीयर 1 अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा। मैं अपने इस अकाउंट में 500 डिपॉजिट करना चाहता हूँ, उसे मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करना होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप चाहें तो बिल डेस्क या रेजर पे की मदद से इस पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बिल डेस्क को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, इसके सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो ये पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पेमेंट को एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड से पे करेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना एटीएम कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी डेट देंगे, सीवी कोड देंगे, जो भी आपका नाम है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर आप प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर देकर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा। नीचे आएंगे, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके अपने पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके सिस्टम में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा। तो इसे आप यहाँ पर कट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर होम वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। अब तक आपने अपने एनपीएस अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितना डिपॉजिट किया है, उसकी हिस्ट्री को देखने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट समरी में आना है। फिर आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे लेटेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे ऑल ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टीयर अकाउंट टाइप को सेलेक्ट करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर टीयर 1 या टीयर 2 अकाउंट का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टीयर 1 अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जनरेट स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने आपके एनपीएस अकाउंट का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट समरी में दिख जाएगा कि अब तक आपने यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन किया है। ध्यान रखें कि अगर आपने अभी अभी यहाँ पर अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पर ऐड होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। जैसा कि मैं आपको रिसिप्ट में दिखा देता हूँ, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, क्रेडिट ऑफ यूनिट विल टेक एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज एंड इज सब्जेक्टेड टू रिसिप्ट ऑफ क्लियर फंड्स फ्रॉम द पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ पर किया है उसे आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड होने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो अगर आपका अमाउंट यहाँ पर शो नहीं होता है तो 2 से 3 दिन के बाद फिर से अपने अकाउंट में लॉगिन करके यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर आपका वो स्टेटमेंट आ जाएगा।
आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें NSTL के ऐप से भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस NSTL के ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है या प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको टाइप करना है NSTL NPS। उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपने प्रान नंबर और आई पिन से लॉगिन किया था, ठीक उसी तरीके से आपको इसके ऐप में भी अपने प्रान नंबर और आई पिन से लॉगिन करना है। फिर आप चाहें तो अपने ऐप से ही अपनी NPS अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ऐप से ही चाहें तो आप वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र से ही अपना इन्वेस्टमेंट अपने NPS अकाउंट में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बार में बस आपको टाइप करना है NPS। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सर्च करते ही जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वो NSTL का ही आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन विद प्रान और आई पिन पर क्लिक करना है। उसी तरीके से आपके सामने फिर से पेज आएगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में अपना प्रान नंबर देना है, पासवर्ड में आप अपना आई पिन देंगे। इस कैप्चा कोड को देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कैप्चा कोड देता हूँ 85, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से आप चाहें तो अपने अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको करके यहाँ पर बताया।